कैसे हो चैम्प। यहाँ हम देख रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर बॉटनी के सेकंड पेपर के मॉडल पेपर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम पेपर और उसके सोल्यूशन दोनों की ही बातें करेंगे। थोड़ी बहुत बेसिक बातें हैं आपको बता दी जाए। जैसा कि आप जानते ही हो, थर्ड ईयर मतलब फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर के अंदर हर सब्जेक्ट के दो पेपर होंगे। तो बॉटनी अगर आपने चूज़ किया हुआ तो उसके भी दो पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम पेपर 2 के मॉडल पेपर की बातें करेंगे। जो पेपर 1 का भी मॉडल पेपर हम डिस्कस करेंगे ना, उसको भी सिंगल प्लेलिस्ट के अंदर लगा देंगे। ठीक है, आप उस प्लेलिस्ट को सेव कर लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिख रहा है ऊपर ना, वो प्लेलिस्ट का एक लिंक है। उसके अंदर हम बॉटनी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सेकंड पेपर या फर्स्ट पेपर के, जितने भी मॉडल पेपर बनते हैं सभी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, आपको कहीं और अलग से सर्च करने की जरूरत नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था, हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज अलग कर दी थी और मॉडल पेपर अलग कर दिया था, तो थोड़ा सा खोजने में प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक है, दोनों को एक ही में मर्ज कर देंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, सिंगल एक ही जगह पे आपको हर चीज़ मिल जाएगा। बस आप क्या करना, जिस भी चीज़ को आप देखना चाहते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या मॉडल पेपर, उसको ओपन कर लेना। ठीक है, और बात करें नोट्स वगैरह के बारे में, तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 18 पेज है, तो 18 पेज लिखने जाओगे तो आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो आपको नोट्स दिया जा रहा है जिस भी क्लास के अंदर, आप हो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना। ठीक है, आपको नोट्स मिल जाएगा और उसको सेव करके रख लेना। आप चाहो तो उससे खुद की प्रैक्टिस कर सकते हो। उसमें जितने भी क्वेश्चन है पहले उसको खुद से भी अटैम्प्ट करके देख लेना, उसके बाद सोल्यूशन तो पड़ा ही हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बॉटनी सेकंड पेपर का टाइटल क्या होता है, प्लांट फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो देखो बेसिक बात है, आपको बताने की जरूरत तो है नहीं कि ये पेपर किस यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा कि जानते ही हो, जब से एनईपी लागू हुई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम हो गया है। फिर भी आप क्या कर सकते हो, अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हो कि सर फिफ्थ सेमेस्टर बॉटनी के सेकंड पेपर का टाइटल क्या है। तो अगर वो बोलते हैं प्लांट फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री, देन बेटर आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए के साथ। जैसा कि आप जानते हैं पेपर 3 सेक्शन ABC में बटा होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इनलिस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज्ड इन बेवरेज इंडस्ट्री। ठीक है, बेवरेज इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं। ठीक है, देखो आप जानते ही हो सेक्शन ए के क्वेश्चन 50 वर्ड के आसपास में लिखने पड़ते हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा यहाँ पे वर्ड लिमिट को इग्नोर करा हुआ है। ठीक है, क्योंकि एक मॉडल पेपर है, तो यहाँ पे हम 70 80 90 तक ही पहुँच जाएंगे, तो दिक्कत नहीं है। क्योंकि मॉडल पेपर में आप जितना अच्छे से समझ जाओगे, एग्ज़ाम में उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर जाओगे। ठीक है, और फैक्ट भी है कि अगर हम आपको मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक बता दिया, तो ज़रूरी थोड़ी है आपके वर्ड बाई वर्ड याद कर पाओ, थोड़ा बहुत ही याद कर पाओगे। ठीक है, तो एक्स्ट्रा रहेगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो द बेवरेज इंडस्ट्री यूज यीस्ट primarily Saccharomyces cerevisiae for alcoholic fermentation to produce beverages like beer, wine, whiskey and brandy। ठीक है, जो बेवरेज इंडस्ट्री है, जो बियर, वाइन, विस्की, ब्रांडी बनाते हैं, वो क्या करते हैं, यीस्ट यूज करते हैं। ठीक है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के लिए, बेवरेज, ये सभी बेवरेज प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, बैक्टीरिया स्पेशली लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया सच एज लैक्टोबैसिलस, लैक्टोकोकस एंड ल्यूकोनोटस नोस्टॉक एंड एसिटिक acid bacteria like Acetobacter are used in producing fermented non-alcoholic beverage like kombucha and vinegar। ठीक है, तो जो नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं जिसके अंदर अल्कोहल का मात्रा कम रहता है या फिर नहीं रहता है, जैसे ये कोम्बुचा और विनेगर है, तो ये कैसे बनते हैं, बैक्टीरिया यूज करके। बैक्टीरिया भी कई प्रकार के, जैसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, और आगे बढ़े तो हाँ ये हो गया। अदर यीस्ट इंक्लूडिंग ब्रिटेनोमाइसिस, कैंडिडा एंड पिचिया आल्सो प्ले रोल इन वेरियस फर्मेंटेशन प्रोसेसेस फॉर डिफरेंट बेवरेज प्रोडक्ट्स। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ SCP, सिंगल सेल प्रोटीन। ठीक है, तो सिंगल सेल प्रोटीन SCP इज सिग्निफिकेंट एज अ सुटेबल न्यूट्रिएंट रिच alternative protein source for humans and animals, produce rapidly and efficiently using microorganisms like bacteria, yeast, fungi and algae। ठीक है, सिंगल सेल प्रोटीन क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एज सस्टेनेबल की तरह यूज होते हैं, न्यूट्रिएंट रिच अल्टरनेटिव प्रोटीन सोर्स होते हैं फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल, एनिमल के लिए बोल दो चाहे ह्यूमंस के लिए बोल दो,
प्रोड्यूस रैपिडली एंड इफेक्टिवली एफिशिएंटली यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, यीस्ट, फंजाई और एल्गी की हेल्प से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, its production reduces environmental pressure on traditional agriculture by utilizing waste material and consuming less land and water। ठीक है, इसका जो प्रोडक्शन होता है वो क्या इन्वायरमेंटल पे जो प्रेशर है, जो हम इतना ज़्यादा एग्रीकल्चर वगैरह कर रहे हैं तो जो इन्वायरमेंटल पे प्रेशर है वो कम करता है। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये क्या वेस्ट मटेरियल को कंज्यूम करके बनता है और बहुत ही कम लैंड और वाटर की ज़रूरत होती है इसको बनने में। ठीक है, SCP serves as a valuable food supplement, help alternative malnutrition and can be used in livestock and poultry feed, contributing to global food security and environmental sustainability। ठीक है, जो SCP है वो क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में यूज़ करा जा सकता है। ठीक है, बहुत सारे malnutrition प्रॉब्लम को सही करने में यूज़ हो सकता है। और ये लैब स्टॉक मतलब जीविका और पोल्ट्री फीड मतलब पोल्ट्री फार्म वगैरह में जो क्या बोलते हैं चारा बोलते हैं ना, जो यूज़ होता है उसके फॉर्म में भी यूज़ हो सकता है। जिससे क्या ग्लोबल फूड सिक्योरिटी पे भी अच्छा क्या बोलते हैं यार हेल्प मिलता है और इन्वायरमेंट में भी अच्छा सस्टेनेबिलिटी बनी रहती है। ठीक है, जो भी मटेरियल पर मौजूद हैं वो लंबे टाइम तक टिके रहते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, राइट फ्रीजिंग मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। ठीक है, तो फ्रीजिंग टेम्परेचर स्टॉप माइक्रोबियल ग्रोथ बट डज नॉट किल देम। ठीक है, फ्रीजिंग टेम्परेचर की बात करें तो वो माइक्रोबियल ग्रोथ को रोक देता है लेकिन उनको मारता नहीं है। ठीक है, एंड मिनिमाइजेस एंजाइम एक्टिविटी इन फूड दैट कैन लीड टू स्पॉइलेज। ठीक है, और जो उससे क्या होता है जो फूड स्पॉइल मतलब फूड को ख़राब होने की प्रोबेबिलिटी होती है उसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता कम कर देता है। क्यों कम कर देता है कि जो एंजाइम काम कर रहे हैं उनकी एक्टिविटी को बहुत ही लो कर देता है। ठीक है, सिंस नॉट ऑल एंजाइम एक्टिवली इज स्टॉप्ड टेक्निक सच एज ब्लैंचिंग आर यूज टू इम्प्रूव फ्रोजन फूड क्वालिटी। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं जो एकदम फ्रीजिंग पॉइंट पे भी रुके नहीं रहते हैं, थोड़ा बहुत घूमते फिरते रहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं ब्लैंचिंग जैसी टेक्निक को यूज करते हैं। ठीक है, फूड की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। फूड स्टोर कॉन्स्टेंटली एट 0 डिग्री फ़ारेनहाइट और बिलो विल रिमेन सेफ। ठीक है, ऐसे फूड जिनको हम 0 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे भी कम टेम्परेचर पे रखते हैं तो वो सेफ रह सकते हैं। ठीक है, तो 14 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, डिफाइन स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे फ़ारेनहाइट होगा या डिग्री सेल्सियस, थोड़ा सा ये कंफर्म कर लेना। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है क्योंकि 0 फ़ारेनहाइट मतलब -273 डिग्री सेल्सियस हो गया, बहुत ही एब्सोल्यूट 0 हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्लियर कर लेना, डिग्री सेल्सियस हो तो कमेंट में बता देना। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है डिफाइन स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, ये सभी जो क्वेश्चन है आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।